नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। सच बताइएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एमपी में इतने भारी बहुमत से जीतकर आई पार्टी की सरकार बनी है? चौंकिए मत, मैं किसी आशंका कुशंका का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं तो अब तक के चलन के ना दिखने से ऐसा सवाल पैदा कर रहा हूं। बीते कुछ वर्षों में छोटे मोटे चुनाव जीतकर पद पा जाने वाले नेताजी के भैया बधाई वाले पोस्टर से शहरों को आप पटे हुए देखते थे। कहीं कोई लड्डुओं से तुलता था तो कहीं कोई कुछ और से तुलता था। बीजेपी की भाषा में कहें तो एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जगह जगह स्वागत समारोह, ढोल नगाड़े वाले विजय जुलूस आपको अभी तक तो नहीं दिख रहे होंगे। आपके शहरों में भी शायद नहीं हो रहे होंगे। जब सीएम ही पोस्टरबाजी से दूर शांत तरीके से काम शुरू कर सकते हैं तो बाकी के नेताओं का उत्साह भी ठंडा पड़ना लाजमी था। बहरहाल 2 दिन हो गए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने काम की रफ्तार दिखाना शुरू भी कर दी। कोई बड़े बड़े चेहरा चमकाने वाले इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिए, सिर्फ एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर फोकस कर दिया जिससे उन्हें आगे ले जाने के लिए लाया गया। सख्ती प्रशासक से जितनी अपेक्षित है, आज उन्होंने थोड़ी बहुत अपने अधिकारियों की टीम को दिखाई और स्पष्ट बता दिया कि उन्हें चाहिए क्या है। बीजेपी के आला कमान ने कल जो बिना बोले सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट संकेत दिया, उससे वे भी अब मौन है जिन्हें मंत्रिमंडल में कोई महत्वपूर्ण विभाग चाहने की दरकार है। विपक्ष भी 2 दिन, यूं तो बहुत छोटा वक्त होता है, कोई विषय ऐसा बड़ा नहीं तलाश पाया जिस पर सवाल खड़े किए जा सके। कुछ फैसलों पर जरूर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन बहुत संयमित भाषा में। सीधे एक वर्ग के समर्थन में खड़े होने का जोखिम कितना है, विपक्ष इन चुनावों में देख चुका है। दूध छाछ सबसे जलने के बाद जाहिर है कि वो और अपना मुंह तो भला क्यों जलाना चाहेगा, तब जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। तो आज बात करेंगे इसी बदली हुई बीजेपी की। आप देखिए, सरकार का कोई भी फैसला इससे पहले तक मुखिया ही सगर्व उच्चारित करता रहा है, लेकिन अब सरकार के समर्थन में संगठन खड़ा होकर बोल रहा है। क्या बीजेपी में अब सत्ता और सरकार के बीच वैसा समन्वय आ गया जिसकी दरकार पहले से दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता कर रहे थे? क्या अब एमपी भाजपा व्यक्तिपरक होने के बजाय पार्टी परक हो गई है? क्या मोहन यादव संभल के खेल रहे हैं या फिर ये उनकी पुरानी सियासी स्टाइल है? क्या वे जानते हैं कि खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने का प्रचार ही शिवराज जी को महंगा पड़ा, इसलिए वे अपना प्रोफाइल ऐसा ही रखेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि बीजेपी के बड़े नेताओं का मौन संगठन के नेताओं की दहशत से उपजा है या वो आने वाले दिनों में कोई बाल हट कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, बस एक दिन हुए सूबे के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन उनका अंदाज बताने लगा कि वे किस स्पीड के लिए बैठाए गए। कोई स्वागत समारोह नहीं, भैया बधाई के कोई बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग सत्ता प्रायोजित नहीं, अपना चेहरा चमकाने की उन्हें कोई होड़ नहीं। सिर्फ एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कोई वीडियो कट के नहीं आ रहे। उनका फोकस संकल्प पत्र के कामों को पूरा करने का है। कल भी बैठक की और आज भी सभी जिले के अधिकारियों की बैठक करके सही शब्दों में समझा दिया कि संकल्प पत्र की घोषणाएं का समयबद्ध खाका तैयार करके लाएं और नियत समय में इसे पूरा करें। वो साथ साथ संगठन के साथ समन्वय बनाकर भी चल रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनसे मिलने जा रहे हैं और उन्हें इत्मीनान करा रहे हैं कि सिर्फ मुखिया बदला है, संगठन वही है और इसकी रीति नीति भी वही है। उनके कल के कुछ फैसलों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो जवाब देने का मोर्चा संभाला प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। आदतन अपराधियों के लिए शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित। पहली ही बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लिए हैं। इसे गुड गवर्नेंस का उदाहरण कहा जा सकता है। कांग्रेस अभी तक अपने सन्निपात से बाहर नहीं निकल पाई। उसे समझ नहीं आ रहा कि कुछ विरोध करने का जरिया कहां से निकाला जाए। उसके अपने घर की छत अभी इतनी टपक रही है कि उसका सारा वक्त उन टपकती छत के छेदों को भरने में जा रहा है। आज उनके विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन नेता नहीं चुना जा सका। खैर,
कांग्रेस को सरकार के खुलेआम अंडा मांस न बेचने और धार्मिक स्थल पर अकारण शोर न करने, गुंडों को पकड़कर जेल भेजने के फैसले में कुछ बिटवीन द लाइन दिख रहा है। जाहिर है कि इस फैसले का विरोध भी खुलकर कुछ स्थापित करने के आशय से किया नहीं जा सकता। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का नपतुला बयान आया, लेकिन उसमें वो संकेत शामिल दिखा जो उनकी परिभाषा में फिट दिखता। ये कुछ न कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। जिस तरह नेतृत्व को लेकर चौंकाने वाला फैसला दिल्ली बीजेपी ने किया है, उसने मंत्री बनने के दावेदारों को भी बता दिया कि दावेदारी भारी नुकसान कर सकती है, खास तौर पर उद्घोष के साथ की जाने वाली दावेदारी। खुद को बड़ा नेता बताना मौजूदा भाजपा में तो बहुत दिक्कत पैदा कर देगा, लिहाजा शांति और अमन का माहौल बीजेपी के अंदर भी दिख रहा है। ये सती ही है या अंदर तक यही शांति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये तय है कि सरकार तो एमपी में मोहन राज के मुताबिक ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं। मैं पहले बता दूं आपको कि अमूमन हम यहां पर पॉलिटिकल गेस्ट बैठाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल गेस्ट बैठाना हमने आज भी इसलिए नहीं सोचा, ये तय इसलिए नहीं किया क्योंकि विषय इस तरह का है कि ना तो आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, ना ही इतना वक्त सरकार को हुआ। बहरहाल, तो उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं रमेश शर्मा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शर्मा साहब का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है शर्मन नगेले, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं शर्मन जी भी। और तीसरे मेहमान जबलपुर से हमारे साथ है चेतन भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, आप तो बहुत सुदीर्घ पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, इस तरह का ठंडा स्वागत या ठंडा पोस्टरबाजी या बिना विजय जुलूस के सरकार का काम करते आपने बीते कितने सालों के बाद आप देख रहे हैं इसे? मुझसे पूछा जी। देखिए, स्वाभाविक है कि ये बात सही है कि इस बार नेता पद के चयन और मुख्यमंत्री पद के ग्रहण कर लेने के बाद भी ये जो स्वागत समारोह है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम सा लगा है। और उसका कारण ये है कि एक समय हुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे को कम संगठन को आगे करती थी। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त क्योंकि तीनों राज्यों में उन्होंने संगठन के व्यक्ति को आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं संगठन के सिद्धांती इसमें आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अभी जो 2 दिन उन्होंने खास तौर से निर्णय किए, 2 दिन के निर्णयों में ये बिल्कुल इस बात का झलकता है कि समाज जो है वो स्वस्थ रहे और समाज प्रसन्न रहे। क्योंकि खुले में अगर बाय द वे खाद्य पदार्थ मांस भी अगर बिकता है तो उसमें बीमारी के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्वस्थ समाज रहे। और एक बात मुझे कई बार विपक्ष की इस पर बहुत आश्चर्य हुआ कि टोटल अगर आप जनसंख्या भारत में देखेंगे तो अल्पसंख्यकों की जनसंख्या केवल 20% है, 80% तो बहुमत है। लेकिन भारत में मांसाहारी जो है वो 62% है। ये सारे के सारे आंकड़े हैं। तो 40% तो अन्य समाज भी खाता है। तो इन निर्णयों में सांप्रदायिकता नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक बात है। तो कई जगह तो बेचते भी हैं, मतलब कुछ हिंदू भी दुकान खोल के बैठते हैं, बेचते हैं जी। कई जगह कुछ हिंदुओं की भी दुकानें हैं जो बेचते हैं। और आप अगर देखते होंगे कि नवरात्र में कितना कम मीट की बिक्री होती है। नॉनवेज के जितने बड़े होटल हैं उसमें आप माइनॉरिटी तो 1-8% ही जाता है, दूसरे सारे के सारे लोग जाते हैं। ठीक बात। तो खुले में मीट ना बिके, अंडा ना बिके। और माइक जो है वो मंदिरों पर भी लगता है। कई वक्त 24 घंटे की रामायण होती है तो सोने नहीं देते। तो इन सारे निर्णयों को सांप्रदायिक नहीं देखा जाना चाहिए। गुंडों पर लगाम लगेगी, वायु प्रदूषण ठीक होगा, शोर कम होगा, मांस खुले में नहीं बिकेगा, बीमारियां कम आएंगी। तो ये जो है, अब तो आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी बीमारियां आ गई हैं कि लोग इंसान से कहते हैं कि मुंह ढक करके, मुंह पे कपड़ा बांध करके, रुमाल बांध करके चलो। ऐसे में अगर खाद्य पदार्थ जो है वो ढक करके बिकेंगे तो उसका तो स्वागत ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के संगठन जो है वो थोड़ा सा आगे आ रहा है और व्यक्तिगत जो प्रचार जो है वो कम दिख रहा है। 2 दिन में तो अभी ऐसा ही दिखा। शर्मन जी, आपकी टिप्पणी, ये जो बदला हुआ निजाम, बदली हुई सरकार, अमूमन हम देखते हैं कि भाई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक माहौल बनाया जाता था। या शांति से हुई, 3 सवाल, मतलब सवाल उन्होंने कुछ लिए नहीं, 3, 4, 5 अनाउंसमेंट की और चले गए। उसके बाद कोई बाइट ऐसी कट के नहीं आ रही है जैसे हम आप तक पहले आती रही है।
देखिए माननीय प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छे से पैकेज में बता दिया और सारी चीज़ों का आपने बहुत ही बारीकी से आपने सारे पुराने कार्यकाल का अध्ययन करते हुए नए कार्यकाल पर उसको लगाने की कोशिश की है। मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना है कि लो प्रोफाइल जैसा माहौल नहीं है। देखिए, शपथ समारोह का बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आए, भोपाल में राजेंद्र शुक्ल के बाकी लोगों के होर्डिंग्स लग गए हैं। ये लो प्रोफाइल इसलिए दिख रहा है कि नए मुख्यमंत्री की अभी टीम नहीं है, नए मुख्यमंत्री के साथ में अभी लोग नहीं है, नए मुख्यमंत्री की पसंद नापसंद, नए मुख्यमंत्री की चाहत, उनके लोग, उनकी जो उनकी अपनी अभिलाषाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं या उनकी महत्वाकांक्षाएं, ये अभी लोगों के पास अभी आए नहीं है। जब वो छन छन कर आएंगी तो वैसा राज्य की सरकार, राज्य के लोग, मशीनरी, सारे लोग करने लगेंगे वो काम। एक तो ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब मोहन यादव जी अभी एक ही दिन हुआ उनको लगभग संभाले हुए, कल ही हुआ, और कल उन्होंने अपनी जो बैठक ली है उस बैठक में जो निर्णय लिए हैं वो ऐसे निर्णय लिए हैं, मैं एक पत्रकार के नाते कह सकता हूं और मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जिन निर्णयों में कोई फाइनेंशियल या अर्थ का पक्ष नहीं जुड़ा हुआ था राज्य सरकार का। तेंदुपत्ता वाले में तो जुड़ा है, लेकिन 3000 से 4000 कर दिया। नहीं, अभी जो मैंने देखिए वो जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी देखिए कैबिनेट में जब चीजें जाती है ना तो फाइनेंस के थ्रू जो आपका जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उसका भी मत लगता है। अभी कोई फोल्डर ही तैयार नहीं हुआ था ना उस तरह से जैसा होता है फुल कैबिनेट, जो सारे लोगों का अभिमत आता, सारे लोग डिस्कशन करते हैं, वैसा नहीं हुआ। एक तो ये। दूसरा मेरा ये मानना है कि अभी उनके मुख्य सचिव जो है वो अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, अभी फुल फ्लेज मुख्य सचिव नहीं है। राज्य की मशीनरी अभी उस तरह से चीजों अभी ट्यून इन नहीं है, मतलब आपका ये कहना है कि अभी प्रशासन ट्यून इन नहीं है, इसीलिए ठंडा ठंडा दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ दो तीन चीजें और मैं कहूंगा कि देखिए, पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे चुनौतियों पर। एक बार महाकौशल का रुख करते हैं चेतन जी, हालांकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें इलाका विशेष में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि बैठे जबलपुर से हैं लिहाजा वहीं का सवाल पहले कर लेते हैं। चेतन जी, दो तीन चीजें यहां पर पैनल से निकल के आई, जिन जो शब्द मैंने लिख लिए, चाहत, अभिलाषाएं आपकी भी होंगी, क्योंकि महाकौशल अभी तक इस चाहत अभिलाषा में दिखा नहीं जो जितने लोग सामने आए अभी तक, चाहे मंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या स्पीकर। आप लोगों की चाहत अभिलाषाएं बता दीजिए महाकौशल की। देखिए प्रवीण जी, महाकौशल के बारे में तो मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल को हमेशा उपेक्षित रखा है, और ये इस बार भी दिख गया, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही थी, जिस तरह से नाम आ रहे थे लोगों के, उसमें प्रहलाद पटेल का नाम था, राकेश सिंह का नाम था, और भी दीगर लोगों का नाम था जो जीत कर आए, रीति पाठक हैं, उदय प्रताप सिंह राव हैं, इन तमाम लोगों के नाम चल रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सिर्फ प्रहलाद पटेल जो कि ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा था मध्य प्रदेश में और महाकौशल में, इसलिए उनके बारे में तो स्पष्ट तौर पर माना जा रहा था कि प्रहलाद पटेल को, और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, ऐसी एक नैरेटिव चल रहा था। और पुलिस ने उनके बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी, ये समझ के कि हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई बार ये बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अप्रत्याशित और चौंकाने वाले निर्णय होते हैं वो किसी को नहीं मालूम है। इवन जो लोग उम्मीदवार थे उनको भी नहीं मालूम था, और मोहन यादव को तो खुद ही नहीं मालूम था कि उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है वो इसी तरह की है, और वो एक, मुझे तो ये लगता है कि अगर युवाओं को, अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरी पीढ़ी के लोगों को लेके आ रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है। नहीं तो वही पुराने लोग जो 10-10 बार के विधायक हैं, उनको आप फिर से अगर कमान दे दोगे तो ये आने वाली पीढ़ी को कब मौका मिल पाएगा। अगर इस तरह से उन्होंने मोहन यादव को, एक जो युवा है और इनकी सोच अपनी कट्टरवादी हिंदू की है, जो आरएसएस का भी एक एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है, सनातन और हिंदुत्व, इन तमाम चीजों को लेके उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय लिया है वो यही लिया है कि मांस मच्छी नहीं बिकेगी, और जो लाउड स्पीकर लगे हैं तमाम धार्मिक स्थलों पे, उन पे एक सीमित डेसिबल पे बजाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो आप जो संगठन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे संगठन की तरफ से जिस तरह से उनको फीड दिया गया है उस तरह की उन्होंने अपनी घोषणाएं की। लेकिन जहां तक महाकौशल की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में 15 महीने में महाकौशल को जितना महत्व मिला था
और उससे महाकौशल वालों को ये लगा था कि हमारा भी जो एक वर्चस्व है वो राजनीति सत्ता में आएगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री महाकौशल से थे, विधानसभा अध्यक्ष महाकौशल से थे, उपाध्यक्ष महाकौशल थे, मंत्री थे, जबलपुर से 2 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि महाकौशल को उपेक्षित रखते, जबकि देखिए पिछली बार 24 सीटें मिली थी महाकौशल से, भारतीय जनता पार्टी को 13 सीट मिली थी, कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। उसके बाद भी इस बार 23 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। मतलब भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल ने बहुत कुछ दिया, लेकिन महाकौशल को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं मिलता? आप देखिए इतने सीनियर लीडर हैं, वो मोहन यादव के अंडर में कैसे मंत्री बनेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये करूंगा सवाल, सही कह रहे हो आप, ये सवाल लेके जाऊंगा। एक बार शर्मा जी को इन कर लेता हूँ। शर्मा जी, एक मूल बात यही है कि उसी का एक क्षेपक है जो चेतन जी कह रहे थे कि आपको लगता है कि जितने साइलेंट तरीके से सीएम आ गए, नाम आ गया, वैसे ही कैबिनेट की लिस्ट भी आ जाएगी और लोगों को उतना ही मौन रहना पड़ेगा जितना मौन चाहे मन महसूस के हुआ हो, लेकिन जितना मौन अभी दिखाया उन्होंने उतना मौन तब भी रहना पड़ेगा कि अगर लिस्ट आ गई तो? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि कैबिनेट की जो सूची आएगी उसमें से 4-5 नाम ऐसे अवश्य होंगे जिन पर किसी का ध्यान ही ना हो। बाकी मुझे जो लग रहा है, जैसे अगर कल्पना के तौर पर हम सोचें कि अगर मान लीजिए पहली किस्त में उन्होंने 18-20 लोगों को शपथ दिलाई, तो 18-20 लोगों में से 10-12 नाम तो चर्चित नाम होंगे और अनुमान के अंदर के होंगे। बाकी इसके बाद से सेकंड कैटेगरी के नाम होंगे और 3-4 नाम नए हो सकते हैं, किसी का ना हो। उसका एक कारण है कि कई बार मीडिया भी और हम भी और जनमानस भी अपनी एक खास धारणा में जीता है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 वर्षों का वर्किंग देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी निर्णय पर आपको नहीं चौंकना चाहिए। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं प्रवीण जी, जब गुजरात की राजनीति में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला को किनारे करके नरेंद्र मोदी जी को लाया गया था, किसी को कल्पना थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे? 2011-12 में जब संसदीय चुनाव के लिए प्रचार समिति का कन्वीनर नरेंद्र मोदी को बनाया था, तो किसी को कल्पना थी क्या? या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी को पहली बार चुना, धामी को चुना, खट्टर को चुना, असम में हिमांशु को चुना, तो किसी को कल्पना थी क्या? ठीक उसी प्रकार हमको ये मान करके चलना चाहिए था कि या तो शिवराज कंटिन्यू करेगा या कोई नया नाम आ सकता है। और किसी भी गणित में ये 3 नाम जो थे वो मुख्यमंत्री की सूची में हो नहीं सकते थे। प्रहलाद पटेल का, कैलाश विजयवर्गीय का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो नहीं सकते थे, किसी भी आकलन से नहीं हो सकते थे। तो हमको सबसे पहले तो वर्किंग को देख करके अनुमान करना। अब अगर मान लीजिए 20 नाम 18 नाम आएंगे, 10 नाम हमारी पहचान के होंगे, हमारे अनुमान के होंगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 नाम अनुमान के नहीं होंगे। एक बार शर्मा जी को इन करते हैं। शर्मा जी, अगर मान लीजिए अनुमान के नहीं होने वाले नाम में अब इन्हें आप रखोगे कहाँ? मतलब मैं चेतन जी की बात से सहमत हूँ और पिछले कुछ दिनों में हमने डिबेट के दौरान ये बात सवाल पूछा भी कि इन्हें आप रखोगे कहाँ? भाई प्रहलाद पटेल कहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं, राकेश सिंह कहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं, कैलाश जी कहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं, राव उदय प्रताप जैसे, रीति पाठक, मतलब इतने बड़े बड़े, रीति पाठक चलिए ठीक है इस क्रम में हम भले उन्हें ना रखें, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम कहाँ एडजस्ट होंगे? शिवराज जी क्या भूमिका रहेगी उनकी? देखिए, जैसे कि अभी माननीय रमेश शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है। आपने भी कहा कि इतने जो स्टालवर्ड हैवी वेट लोग हैं, ये कहाँ पर इनका समायोजन होगा? तो ये वही भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में। ये वही कैलाश जोशी थे कि पटवारी के साथ में उनकी कैबिनेट में सदस्य रहे, पहले मुख्यमंत्री भी रहे। ये वही बाबूलाल गौर जी थे कि शिवराज सिंह चौहान जी की कैबिनेट में सदस्य रहे, पहले मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे निर्णय बहुत सारे तो आप उम्मीद करते हो कि शिवराज जी कोई पोर्टफोलियो लेके बैठेंगे? देखिए, ये हाईकमान ने यदि तय कर लिया कि आपको काम करना है, हम किस रूप में आपसे काम कराएंगे वो आप तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे और संगठन तय करेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड या हमारा हाईकमान जो निर्णय लेता है, हम अपने बारे में कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते, हमारा निर्णय शीर्ष नेतृत्व करता है। तो शीर्ष नेतृत्व ने यदि उनके बारे में कोई निर्णय कर लिया तो उसमें ना नुकुर नहीं कर सकते, और ना नुकुर करने की भारतीय जनता पार्टी में गुंजाइश है भी नहीं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि अभी शुरुआत में बात आ रही थी कि वो चौंकाते हैं, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रमन सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये चौंकाने वाले निर्णय नहीं थे, क्योंकि आपने उन्हीं को रिपीट किया था। चौंकाने वाले निर्णय तो अब आए हैं। ये जो निर्णय जो आए हैं ये अब आए हैं। पहले के निर्णय ठीक है कि अब अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं कि वो प्रयोग भी कर रहे हैं, गुजरात में भी प्रयोग किया, यहाँ भी प्रयोग कर रहे हैं, वो उत्तराखंड में भी किया।
जी उत्तराखंड में भी किया, हाँ, हरियाणा में उत्तराखंड भी में किया, हारने के बाद में भी किया। तो हरियाणा अभी में भी प्रयोग किया। जो है ना, कितने सफल होंगे कितने असफल होंगे ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बताएगा। लेकिन मैं यहाँ एक और जरूर कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी बीच में भी बोला था, कि माननीय मोहन यादव जी के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये सत्ता का ताज के साथ साथ ये चुनौतियों भरा ताज भी है। वो कैसे है कि देखिए 28 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, आप कैसे रिटेन करोगे? अब इतने जो स्टालवर्ड लीडर हैं उनको सत्ता और संगठन के बीच में उनको कैसे आप समन्वय करोगे? उनके साथ में ब्यूरोक्रेसी को कैसे आप समन्वय में और कैसे मेन स्ट्रीम में लाओगे? आपका लोकसभा चुनाव आने वाला अप्रैल में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपके पास समय कम है, आप कैसे उन सब चीजों से उबरोगे? लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, उससे आप कैसे उबरोगे? इसके साथ साथ आपके समक्ष एक ऐसी भी चुनौती है कि जो लकीर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खींची है उसको आप कैसे लेकर चलते हो। ठीक है, चेतन जी का रुख करते हैं। चेतन जी, जो शांति अभी आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद कोई बयान नहीं आए, शिवराज जी भी मौन हो गए, जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ शिवराज जी मौन हो गए, कुछ भी मतलब उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की, कुछ भी नहीं बोला सिवाय शुभकामना के। ये जो शांति आपको दिख रही बीजेपी के अंदर, ये सतही है या फिर गहरी है या सिर्फ एक आला कमान की दहशत के कारण है? आगे कुछ आप देखते हैं उथल पुथल? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा रहा, तो मुझे लगता है कि हाईकमान की दहशत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान के पिछले दिनों के कुछ बयान इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हाईकमान को चुनौती जैसे दिए जा रहे थे। वो जनता से पूछ रहे थे, बताइए मैं मुख्यमंत्री बनूं कि नहीं बनूं, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। ये जनता बताने वाली कौन होती कि आप मुख्यमंत्री? ये तो हाईकमान तय करता है, वो किसी भी पार्टी का होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान, वर्तमान जो हाईकमान, पुराने हाईकमान की बात आप छोड़ दीजिए, वर्तमान में जो हाईकमान है उसने जो निर्णय ले लिया उसमें किसी प्रकार की ना हाँ की कोई गुंजाइश है नहीं। अगर शिवराज सिंह जी को कहना होगा कि अगर आपको मंत्री के पद में काम करना है तो या तो आप मंत्री बन के काम करिए या फिर आप बाहर हो जाइए। यहाँ तो सीधा 2 तरह की बातें होती हैं। इसी तरह से और भी जो बड़े लीडर हैं उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, ये हाईकमान के सामने भी। देखिए क्या होता है कि जब बहुत बड़ा बहुमत हो जाता है ना, अब 163 लोग जीत के आए, 3 लोग मान लीजिए उसमें एडजस्ट हो गए, अब 160 लोग आपके पास बचे हैं, स्पीकर छोड़ दो, 35 आपको मंत्री बनाना है, स्पीकर भी छोड़ दो, 59 हो गए, चलो हाँ मान लो उसमें 35 आपने मंत्री बनाना है, उसमें 20-25 आपने निगम मंडल में भी बना दिए, 100 लोग तो आपके विधायक बने हुए हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा बहुमत जब हो जाता है तो फिर उसमें चुनाव करने में बड़ी दिक्कत आती है। फिर इस बीच तो बहुत बड़े बड़े लीडर विधानसभा का चुनाव जीत के आ गए हैं, जो सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, जिनका 90 से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। मोहन यादव तो 2013 में पहली बार चुनाव जीत के आए थे विधानसभा का। तो ये एक सवाल तो है, लेकिन जिस तरह का हाईकमान का जो तरीका है काम करने का, उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु की बात होगी। जो निर्णय लिया जाएगा वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, और जो स्वीकार नहीं करेगा उसका हश्र क्या होगा ये आप सबको मालूम। भारतीय जनता पार्टी महुआ भारती का क्या हश्र है, आज वो बेचारी जगह जगह अपने बयान दे के अपने आप को जीवित रखना चाहती हैं। तो यहाँ तो ये स्थितियां हैं। इसलिए कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे बड़ा अंतर है कि कांग्रेस में जैसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स होती है तुरंत उसमें घबरा जाता है हाईकमान। ठीक बात, आपने चुनाव में भी देखा होगा जी। वक्त थोड़ा तेजी से फिसल रहा है। एक बार शर्मा जी को निकाल लेता हूँ। चेतन जी, शर्मा सर, संक्षेप में ये बात जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि ये शांति, वही सवाल, आपको प्राकृतिक दिख रही है या कृत्रिम है? देखिए, अभी तो कुल मिलाकर के शांति लोकसभा चुनाव में सबका ध्यान है। हाँ। तो अभी क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, स्वाभाविक रूप से कुछ निर्णय ऐसे होंगे कि जो किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव तक यथास्थिति रहेगी। लोकसभा चुनाव सब मिलकर के लड़ेंगे। कुछ अगर मान लीजिए इस शांति में कुछ विपरीत चीज आती है तो वो उसके बाद ही स्पष्ट होगी। तो लोकसभा चुनाव तक कुछ, मुझे तो नहीं लगता तब तक कुछ स्पष्ट हो पाएगा। शर्मा जी, आप बताइए, ये जो बड़े नेता हैं ये क्या फिर लोकसभा जाएंगे या फिर मोहन जी की टीम का मेंबर बन के रहेंगे? क्योंकि मैं चेतन जी की बात से सहमत हूं कि उनका तो सुदीर्घ अनुभव है, तो कहीं ऐसे तो नहीं कि उन्हें लगे कि यार मैं रहूं या ना रहूं या लोकसभा लड़वा दो मुझे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे? देखिए, अनुभव के मुकाबले में देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव का बहुत कम है। जो बाकी जो चुनावी जो स्टालवर्ड जीते हैं, गोपाल भार्गव और आपके प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह,
अब ये निर्णय उनको लेना है कि उनको साथ में रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन ये जो अभी एकदम जो अभी शांति का जो वातावरण चल रहा है, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि अभी चीज़ों को हाईकमान और वो लोग समझ रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र आने दीजिए, विधानसभा के सत्र में किस तरह का लोगों का अपना मूवमेंट है, किस तरह की उनकी वर्किंग स्टाइल है। देखिए, नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है कि आप प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। ठीक बात है, उन्होंने कहा कि बहुत मॉनिटर करते हैं। एक बार चेतन जी से क्लोजिंग रिमार्क के लिए चलेंगे उनके पास। चेतन जी, उम्मीद है आपको, आपके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नाम है, राकेश सिंह आपने पहले ही उच्चारित कर दिया, अजय विश्नोई हैं ही ऑलरेडी, बाकी के भी जो ओम प्रकाश ध्रुवे आपके इलाके से आते हैं, जो अभी तक ट्राइबल की भी भागीदारी नहीं हुई इस पूरी जो नई टीम बनी है, छोटी है हालांकि लेकिन ट्राइबल नहीं है इसमें। उम्मीद है आपको कि महाकौशल ठीक ठाक समायोजित कर लिया जाएगा इस बार की मंत्रिमंडल में? देखिए, ये प्रवीण जी बड़ा यक्ष प्रश्न है कि किसको समायोजित किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर वर्तमान में युधिष्ठिर होते तो वो भी मना कर देते कि भैया हमें नहीं बता पाऊंगा बारे में क्या हो। हाँ, तो इसलिए ये कहना बड़ा कठिन है कि किसको एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो बड़े आसानी से इन चीजों को ले लेगा। वो निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के विचार करेगा, क्योंकि जैसा भी सरमन जी ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसी की चर्चा भी चल रही है कि हो सकता है कि फरवरी के बाद मार्च में लोकसभा के चुनाव हो जाएं, तो तब तक की जो शांति है वो हो सकती है कि वास्तविक शांति हो, लेकिन इसके पीछे बात ये भी हो सकती है कि तूफान के पहले की भी शांति हो सकती है। तूफान के पहले की शांति, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं यहां पर अदा करूंगा तीनों खास मेहमानों का। लेकिन इस बदली हुई भाजपा को आप देखते रहिए, एक तरह से अच्छी भी है ये बीजेपी जो बदली हुई है। सत्ता अलग दिखता है, संगठन अलग दिखता है, लेकिन जब किसी मसले की बात होती है दोनों साथ साथ नजर आते हैं। अगर ये लंबा चल गया तो बहुत बेहतर हो जाएगा, और अगर नहीं चल पाया तो क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।